नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 32वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक सूचना और देनी है आप लोगों को, यह जो भी टीजीटी पीजीटी की सीरीज है पूरा का पूरा ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और घटना चक्र की बुक से है। तो अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है, रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए हिस्ट्री का। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है जो आपका ज्योग्राफी का है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। एक बात और बता दूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमी का पूरा हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जबरदस्त पीडीएफ मिलेगा जो टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर शुरुआत करते हैं। मौर्य काल से शुरुआत करते हैं। मौर्य काल का है और यह आपका 32वीं सीरीज है। निम्नलिखित नदियों में से पहचान करिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। तो ब्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सिकंदर मकदूनिया का शासक था, वह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरुस ने किया था। पोरस सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध युद्ध बीतस्ता का युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली थी। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया था। इस घटना के पश्चात सिकंदर अपने विजय अभियानों को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट जाता है। और 19 माह रहा सिकंदर। भारत में कितना माह रहा? 19 माह रहा। यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 2 देखिएगा। यहाँ पर जो मौर्य काल के जो प्रांत थे उनकी राजधानी क्या थी, यहाँ पर मिलान करना है। कुल 5 प्रांत थे जिसमें 4 प्रांत दिए गए हैं। तो उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। मध्य देश की जो राजधानी थी क्या थी? यह आपका पाटलिपुत्र थी। और कलिंग की राजधानी तोसली थी। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं, दिया गया है। प्रश्न 3 देखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानिक एक प्रशासनिक इकाई थी। स्थानिक प्रशासनिक इकाई थी कितने गांव? स्थानिक द्रोणमुख खारवाटिक संग्रह। तो स्थानिक जो प्रशासनिक इकाई थी वह आपके 800 गांवों का समूह था। स्थानिक जो द्रोणमुख होता है वह आपका 400 गांवों का समूह होता है, और जो संग्रहण होता था वह 10 गांवों का समूह होता था। तो इस तरह से स्थानीय इकाई बनी थी। तो स्थानीय प्रशासनिक इकाई थी, 800 गांवों का समूह थी। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानिक एक प्रशासनिक इकाई थी जो 800 गांवों का समूह थी। स्थानीय जिले के नीचे की इकाई थी। स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख होते थे जो 400 गांव के समूह होते थे। 400 गांव का समूह था द्रोणमुख। और द्रोणमुख के नीचे खारवाटिक होते थे जो 200 गांव का समूह होता था। इसके नीचे संग्रहण होते थे जो 10 गांव का समूह होता था। तो स्थानिक द्रोणमुख खारवाटिक संग्रहण, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आकराध्यक्ष जो था वह खनिज विभाग का अध्यक्ष था, यानी खान विभाग का अध्यक्ष था। कुपियाध्यक्ष जो था वन विभाग का अध्यक्ष था। पड़ियाध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवा जो अध्यक्ष होता था वह मापतौल का अध्यक्ष होता था। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र जो है वह पिपली वन में मौर्य नामक राजसी कबीले की बात करता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका जिक्र है कि पिपली वन में मौर्य नामक कबीले रहते थे, गैर राजसी कबीले रहते थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया था भगवान बुद्ध का। और शरीर धातु के 8 भागों पर प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए थे। 8 भागों में बांटा गया था शरीर को और प्रत्येक भाग पर 8 स्तूप बनवाया गया था। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम भी मिलते हैं कि वह 8 स्तूप और 8 जो भाग थे उस पर 8 स्तूप बनाए गए थे देश के भिन्न भिन्न भागों में। और उसके 8 दावेदार थे जिसमें अजातशत्रु, प्रसेनजीत, इस तरह के लोग भी दावेदार थे, जिसमें पिपली वन के मौर्य नामक राजसी कबीले भी शामिल थे। प्रश्न 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों एवं कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? तो दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यह जिक्र है कि तक्षशिला में मौर्यकालीन जो मंत्री होते थे, जो
अमात्य आदि होते थे उन पर वह कुशासन करते थे, वह अच्छी तरह से शासन नहीं करते थे और इनके कुशासन के विरुद्ध एक असंतोष फैला हुआ था जनता में। तो दिव्यावतान में इसका जिक्र मिलता है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो दिव्यावतान बौद्ध कथाओं का ग्रंथ है जिसकी आदि कथाएं विनय पिटक से, देखिए दिव्यावतान जो है इसकी आदि कथाएं जो है विनय पिटक से ली गई हैं और बाकी कथाएं जो हैं सूत्रालंकार से संग्रहित की गई हैं। सूत्रालंकार जो है अश्वघोष का पुस्तक है। तो विनय पिटक और सूत्रालंकार से लिखी गई हैं यह दिव्यावतान। इसमें मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों के कुशासन के विरुद्ध हुए असंतोष के बारे में वर्णन मिलता है दिव्यावतान में। प्रश्न 7 देखिएगा, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है? तो मशक जो एक दुर्ग था जहाँ पर रानी कृपा राज करती थी और उनसे सिकंदर से युद्ध भी होता है। तो मशक दुर्ग का विस्तृत विवरण मिलता है किसने किया है? किसी यूनानी इतिहासकार ने किया है, कार्टियस ने मशक दुर्ग का विस्तृत विवरण किया है सिकंदर के आक्रमण के समय। और जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2009 में। तो देखिए यूनानी इतिहासकार कार्टियस ने सिकंदर के आक्रमण के समय मशक दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है। सिकंदर और पोरस के बीच हुए प्रसिद्ध युद्ध जो बितस्ता नदी के तट पर हुआ था जिसमें पोरस पराजित हुआ था, इस युद्ध में सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। 2 नगरों की स्थापना किया था सिकंदर ने। एक नगर था निकैया और एक था बुकाफेल। तो यहाँ देख सकते हैं एक नगर सिकंदर ने स्थापित किया था निकैया जो अपने विजय की स्मृति में स्थापित किया था, और दूसरा नगर जो स्थापित किया था बुकाफेल जो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर स्थापित किया था। तो 2 नगर सिकंदर ने बसाए थे। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कौन सा स्रोत मानता है? तो विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावतान? तो यह मानता है आपका दिव्यावतान। दिव्यावतान जो है मौर्यों को क्षत्रिय मानता है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, दिव्यावतान जो है मौर्यों को क्षत्रिय मानता है, विकल्प डी। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं वह क्षत्रिय मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और दिव्यावतान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का माना गया है, जबकि पुराणों में निम्न जाति का माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। मुद्रा राक्षस में उसे ब्रिसल यानी कुलहीन माना गया है। जैन ग्रंथों में भी उसे क्षत्रिय, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ उसे क्षत्रिय मानते हैं, जबकि हिंदू ग्रंथ उसे शूद्र मानते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित होती थी जिसके सदस्यों की संख्या क्या थी? इनके सदस्यों की संख्या 30 थी। 30 सदस्य होते थे पाटलिपुत्र नगर में। 6 समितियां थी और 30 सदस्य थे, मतलब एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों। प्रश्न 10 देखिएगा, मंडल सिद्धांत में विजुगीसु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है। विजुगीसु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है पार्श्वग्राह। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मंडल सिद्धांत में विजुगीसु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने पार्श्वग्राह की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार विजुगीसु राजा का सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु होता था, शत्रु का शत्रु मित्र होता था, और मंडल सिद्धांत राज्य के विस्तार से संबंधित है। यह मंडल सिद्धांत है जिसमें यह जानकारी मिलती है। प्रश्न 11 देखिएगा, खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसुली से अपनी राजधानी तक नहर का निर्माण कराया था? खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसुली से अपनी राजधानी तक नहर का निर्माण किया था? मतलब खारवेल ने एक नहर का निर्माण किया था अपने कौन शासनकाल में, ये आपको बताना है। तो अपने 5वें शासनकाल में खारवेल ने कलिंग में नहर बनवाया था, अपने 5वें शासनकाल में। विकल्प सी जो है सही है। हाथी गुम्बा खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक और राजा होने से 13 वर्षों तक के शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया गया है। अभिलेख के अनुसार खारवेल अपने शासनकाल के 5वें वर्ष तनसुली में एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया और इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा करवाया गया था। प्रश्न 12 देखिएगा, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था सौराष्ट्र में, पुष्यगुप्त वैश्य, इसने कराया था। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बाद में मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा भी होता है, अशोक के समय में भी होता है। प्रश्न 13 देखिएगा, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य।
पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महाशासकों से होती है। वह भारत का एक महान ऐतिहासिक सम्राट था। वह एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना राज स्थापित किया था। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध किस शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो मौर्य इतिहास पर कौन सा ग्रंथ प्रकाश नहीं डालता है? तो यहाँ पर देवी चंद्र गुप्तम जो है यह मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है। यह गुप्त इतिहास के बारे में बताता है, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्राराष्ट्र, बेगस्ती इंडिका यह मौर्य इतिहास के बारे में बताता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, विशाखा दत्त कृत देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता, बल्कि विशाखा दत्त कृत, देखिए विशाखा दत्त ने लिखा था देवी चंद्र गुप्तम, यह गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। विशाखा दत्त की ही कृति है मुद्राराक्षस, यह आपका मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका भी मौर्य शासन के बारे में जानकारी देती है। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी किसने लिखा था? क्षेमेंद्र ने लिखा था। सोमदेव ने क्या लिखा था? कथ्य सरित सागर। यह दोनों जो ग्रंथ हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मेगस्थनी ने लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में गणिका या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा गया है। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी महिलाएं, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था मौर्य काल में। प्रश्न 15 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित कौन सा स्रोत है? बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह सभी मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब उपयुक्त सभी जो है वो सही है आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए हिस्ट्री का है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो आपका ज्योग्राफी का है टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और यह आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। व्याख्या है, बहुत ही बढ़िया व्याख्या है, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।